हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट एनसीईआरटी हमारी 8th क्लास की पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर, ये हमने स्टार्ट कर रखा था। देन चैप्टर हमने हाफ से ज़्यादा क्लियर कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, मैटर क्या होता है? मैटर हमने पहले 2 वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि भाई मैटर किसको बोलते हैं। मैटर होता है जो कोई भी चीज़ होती है जिसके अंदर वो शेप होती है और वो उस चीज़ का स्थान घेरता है, यानी कि स्पेस ऑक्युपाइड होता है और उसका मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मैटर की होती है 3 स्टेट होती हैं, ठीक है। मैटर की इस चैप्टर के अंदर 3 स्टेट दे रखी हैं मूलभूत रूप से, ठीक है। यानी कि उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है वो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हमने पीछे वाले वीडियो में क्लियर किया था कि भाई सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। सॉलिड के अंदर बताया था कि बेटा उसकी शेप होती है और वॉल्यूम होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लिक्विड के अंदर एक होती है, क्या होती है आप बताओ क्या होती है? गैस के अंदर दोनों नहीं होती, शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं होती। अब कन्फ्यूजन रहता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमने बताया था कि भाई लिक्विड के अंदर जैसे पानी का एग्जाम्पल ले लो, पानी को हमने 3 अलग अलग बर्तनों में डाला था, गिलास में, बोतल में और एक जार था उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको जिस शेप में डालते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, वॉल्यूम सेम होता है, यानी कि आयतन सेम होता है। आयतन यानी कि मान लो हमने 200 ml पानी डाला था तो वो तो सेम ही रहेगा, वो कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम उसको जिस साइज में, जिस हिसाब से, जिस टाइप के बर्तन में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, तो उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। ओके, क्लियर? यहाँ तक हमने कर लिया था। फिर उसके इन तीनों को पढ़ने के लिए हमने एक चीज़ बताई थी, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी बताया था, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर भी। जिस भी बच्चे ने यहाँ तक नहीं देखा है वो पहले वाली 2 वीडियो देखे, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमने एक्टिविटी इंटर पार्टिकुलर फोर्स देखी थी कि भाई क्या होती है, सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या करती है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्लोजली पैक्ड रखती है, बाइंडिंग रखती है, ठीक है। और लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा कम होती है। एज कंपेरिजन सॉलिड, लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेज होती है, अंतरकणीय बल जो होता है वो कम होता है, स्पेस भी कम होता है, बल भी कम होता है, ठीक है। और गैस के अंदर नेग्लिजिबल्स होता है। क्लियर? यहाँ तक हमने कर लिया था। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का रिव्यू, ठीक है। आज हम उससे आगे करते हैं। आई थिंक आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डज इंटर पार्टिकुलर स्पेसिंग डिफर्स इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने बात की इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस की, ठीक है। ऐसे ही जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होता है वो इन तीनों स्टेट के अंदर, जो मैटर की 3 स्टेट अभी हमने बताई हैं उनके अंदर कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी से ही समझते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी बुक चेंज हुई है, क्यूरियोसिटी वाली जो बुक अभी आई है उसके अंदर क्या है, बच्चे को रोट लर्निंग यानी कि रट्टाफिकेशन वाली जो लर्निंग थी उससे छोड़ के इन्होंने क्या किया है, एक्टिविटी बेस्ड साइंस बनाई है, ठीक है। और ये बच्चों के लिए बेटर भी है, क्योंकि टीचर्स स्कूल में क्या होता है कि टीचर नंबर लाने के लिए बस बच्चों को क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं और बोलते रहते हैं भाई रटो रटो रटो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही चीज़ें आगे चल के जब मैंने सीटेट दिया या फिर और भी जो एग्जाम्पल हैं, और भी एग्ज़ाम है, केवीएस है, सीटेट है, सीईटी है, हरियाणा सीईटी है, या फिर जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो साइंस पूछी जाती है, यानी कि जो बेसिक पोर्शन होता है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो यहाँ से ही पूछी जाती है, यानी कि 6th से 10th तक के बीच की ही साइंस पूछी जाती है। तो रटने की कोशिश मत करो, चैप्टर को समझो, चीज़ों को समझो। क्लियर? यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। देखो, what role does the interparticular spacing play in determining the property of each state, solid, liquid and gas। क्या कह रहा है कि भाई जो इंटरपार्टिकुलर स्पेस है, जो अंतरकणीय जगह है, वो तीनों स्टेट के अंदर कैसे मैटर करती है, उसका क्या गुण होता है, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है और गैस के अंदर क्या होता है, कैसे हम उस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका क्या रोल होता है, ठीक है।
उसके लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। इस चीज़ का हमें आंसर ढूंढने के लिए हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट, चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। टेक ए सीरिंज विदाउट ए नीडल। अब देखो डायग्राम के अंदर हमें एक वो सुई, जिसको हम सिरिंज बोलते हैं, वो लेनी है। नीडल्स, बिना सुई के, विदाउट नीडल्स, उसके अंदर सुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम में देखो जैसे कि इन्होंने एक सुई लिया, सिरिंज लिया बिना नीडल्स के, ठीक है। पुल द प्लेंजर्स ऑफ द सिरिंज आउटवर्ड इन ए फुली एक्सटेंडेड पोजिशन। पहले के अंदर क्या किया इसने, पहले के अंदर इसने जो सिरिंज है उसको बाहर की साइड खींचा है, पुलअप किया, बाहर की साइड खींचा है फुल पोजीशन में, यानी कि पूरे के पूरे को इसने बाहर की साइड खींच लिया, ठीक है। फिर इसने बोला टेक योर थंब ओवर द ओपन एंड ऑफ द सीरीज टू प्रिवेंट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिरिंज फ्रॉम एस्केपिंग। इसने बोला कि भाई जो अपना अंगूठा है ना, अपना जो थंब है, उसको उसके ओपन जो हिस्सा है, यानी कि जहाँ पे हम नीडल्स लगाते हैं वहाँ पे कवर अप कर लो, ताकि जो सिरिंज के अंदर जो एयर है वो बाहर ना निकल पाए, ठीक है, बाहर ना निकल पाए। वहाँ पे हमने अपने थंब को क्लोज अप कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसके अंदर जो एयर है वो उसी के अंदर रह गई। अब क्या कह रहा है, अभी हमने किया कि पुलिंग द प्लेंजर आउटवर्ड, तो जो प्लेंजर है उसको बाहर की साइड जो आपने खींचा, वो डायग्राम ए में दिखा रखा है। सेकेंड डायग्राम में दिखा रखा है कि जो हमारा अंगूठा है उसको सिरिंज का जो ओपन माउथ है उसके ऊपर कवर अप कर देना है, ये बी के अंदर है। थर्ड के अंदर क्या है, पुश द प्लेंजर स्लोली एंड स्टीडली इनवर्ट। अब अंगूठा उसके ऊपर ही रखना है, पर जो प्लेंजर है उसको हमें धीरे धीरे पुलअप करना है, पुशिंग करना है, ठीक है, अंदर की साइड। ये डायग्राम सी में दिखा रखा है। फिर देखो आगे इसने पूछा कि भाई ठीक है, तीनों पोजीशन हो गई, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया, क्या देखा कि क्या हुआ। एज यू डू दिस you will notice that the volume of air inside the syringe decrease। जैसे ही आपने प्लेंजर को पुशअप किया तो जो उसके अंदर की जो हवा है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वो घटने लग जाएगा। उसके जो एयर के जो पार्टिकल दूर दूर जो पूरे सिरिंज के अंदर थे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अंदर जो एयर प्रेशर की वजह से जो हवा है वो पास आनी शुरू हो जाती है। What can we say about the behavior of gas in the syringe? अब इसके अंदर जो सिरिंज के अंदर जो गैस का बिहेवियर है वो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, कैसा है और कैसे वो बिहेव कर रहा है। When you compress the air by pushing the plungers, the particles are forced to come closer। जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं प्लेंजर की सहायता से, तो जो एयर पार्टिकल होते हैं फोर्स की वजह से एक दूसरे के कम क्लोजर आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। This shows that the gas particles have a lot of space between them in their natural state and this space can be reduced by applying external pressure। तो ये क्या शो करता है कि जो गैस पार्टिकल है इसके अंदर, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट था नेचुरल स्टेट के अंदर, वो क्या करेंगे, उनका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। क्लियर यहाँ तक? If you stop pushing the plunger, the gas particles spread and the plungers move back to its original position। अगर आप उसको पुश करना छोड़ दोगे, प्लेंजर को आप पुश नहीं करोगे, तो जो गैस पार्टिकल थे जो कि क्लोज आ गए थे वो क्या करेंगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि उनका जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। You would observe that water is partially incompressible। Let us perform another activity to learn about the interparticle space in liquid। अब आप लोगों को क्या करना है कि जो पानी होता है वो पार्शियली इनकम्प्रेसिबल्स होता है, ठीक है। इसके लिए हमें एक और एक्टिविटी करनी पड़ेगी लिक्विड फॉर्म के लिए। अभी हमने गैस के लिए किया, अभी हमें लिक्विड फॉर्म के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिक्विड के लिए क्या करेंगे, लेट अस ऑब्जर्व। चलो ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेने हैं, ग्लास वेसल्स लेने हैं, उनके अंदर पानी डालना है और उनका जो लेवल है, मेजरमेंट है, वो करना है, ठीक है। टेक ए ग्लास वेसल, एक ग्लास वेसल्स लेना है,
फिल इट अबाउट हाफ विद वाटर, उसको आधे से आधा उसके अंदर पानी भर लेना है। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और जो पानी है, पानी का जो लेवल है वहाँ पे हमें मार्कअप रखना है ए या ए से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एड 2 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट। अब हमें क्या करना है कि 2 चम्मच उसके अंदर चीनी मिलानी है, चीनी डाल देनी है। मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑफ द ग्लास वेसल्स बी। अब जैसे ही पानी है, पानी का कोई गिलास है, इसके अंदर हमने 2 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। 2 चम्मच चीनी डालने के बाद हमें उसको स्टीयर नहीं किया, हमने घोला नहीं है। तो जैसे ही हमने 2 चम्मच चीनी डाली, चीनी क्या करती है, उसके अंदर जाके एक फॉर्म में जमा हो जाती है। तो जैसे ही नीचे पानी में कुछ जाएगा, पानी का लेवल अप हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब पानी का लेवल अप हुआ, उसको हमें मार्क करना है बी पॉइंट से, ठीक है। पहले डायग्राम में देखो, वाटर है एक ग्लास टम्बलर के अंदर, देन उसका जो वाटर लेवल है उसको हमने मार्क किया है ए पॉइंट से ग्लास वेसल्स को, ठीक है। दूसरे के अंदर जैसे ही हमने शुगर डाली, शुगर नीचे जमा हो गई। शुगर जमा होने से जो पानी का लेवल है वो अप हो गया, ठीक है। जो अप लेवल हुआ, ए से बी पॉइंट के बीच का जो अप लेवल हुआ, उसको हमने बी पॉइंट कर दिया। तीसरे के अंदर उसने बोला कि स्टीयर द वाटर विद द ग्लास रोड टू डिजोल्व द शुगर। अब इसने क्या किया कि एक कांच की रोड ली है, उससे चीनी को घोलना स्टार्ट कर दिया, पानी के अंदर चीनी को स्टीयर करना, हिलाना शुरू कर दिया। क्या उसके बाद क्या होगा, जब चीनी हिलाएगा तो चीनी क्या होगी, चीनी पानी के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, वेदर द वाटर लेवल विल डिक्रीज और इंक्रीज विद रिस्पॉन्स टू द मार्क बी। इसने बोला कि जैसे ही हम पानी के अंदर चीनी को डिजोल्व करेंगे, घोल देंगे, मिलाने के बाद स्टीयर कर देंगे, तो आप क्या भविष्यवाणी कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हो, क्या अनुमान लगा सकते हो कि पानी का लेवल अप होगा या डाउन जाएगा, ठीक है। मार्क दिस वाटर लेवल अगेन एज सी। अभी जो पानी का लेवल आया उसको हमें लेवल सी से इंडिकेट कर देना है। अब डायग्राम में देखो, पहले वाले में क्या है, हमने ग्लास वेसल लिया है, उसके अंदर पानी डाला है, ठीक है। पानी जहाँ तक है वहाँ हमने एक मार्क लगाया ए लेवल, ठीक है। सेकंड के अंदर हमने शुगर डाली, शुगर है, वाटर है, जहाँ पे पहले वाला था वहाँ पे ए सिंबल है, और दूसरा जो पानी का लेवल अप हुआ है वहाँ पे बी है, ठीक है। थर्ड के अंदर क्या है कि हमने एक ग्लास यानी कि कांच की एक रोड ले ली, उससे हमने चीनी को घुला दिया, स्टीयर कर दिया, पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है। फोर्थ के अंदर क्या बोला कि भाई जो घुलने के बाद चीनी, तो पानी का लेवल है वो अप होगा या डाउन जाएगा। अगर अप होता है तो भी हमें नोट डाउन करना है, डाउन जाता है तो भी नोट डाउन करना है, उसको हमें इंडिकेट करना है लेवल सी से, ठीक है। थर्ड के अंदर इसने बोला कि भाई शुगर डिजोल्व हो गई पानी के अंदर। अब डिजोल्व हो गई, कैसे हुई ये सब चीज़ें इसके अंदर देखो। वट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर लेवल, जो पानी का लेवल था उसके अंदर आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किए। You will observe that initially when sugars is added the level of water increase। सबसे पहले जब आपने शुगर को डाला तो जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज हो गया, बट आफ्टर डिसोल्यूशंस यानी कि जब चीनी घुल जाती है, इट में डिक्रीज टू सम एक्सटेंड, तो वो क्या करती है, कम हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस इज लेस देन द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड शुगर, इट इंडिकेट दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। क्या कह रहा है कि भाई जो पानी के अंदर चीनी घुलती है, तो वो घुली हुई चीनी कहाँ गई, वो तो कहीं बाहर तो गई नहीं है ना, पानी के अंदर ही है। तो वो चीनी क्या होती है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी का जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उसी के अंदर जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं, ठीक है, वो डिजोल्व हो जाती है, वाटर पार्टिकल्स के अंदर वो घुल जाती है। इसीलिए द पार्टिकल्स ऑफ द डिजोल्ड सब्सटेंस ऑक्यूपाई द स्पेस, और जो पार्टिकल्स होते हैं डिजोल्ड सब्सटेंस वो क्या करते हैं, स्पेस को घेर लेते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है 7.11 मैग्नीफाइड स्कीमेटिक
पिक्चर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ शुगर पार्टिकल्स इन वाटर, यानी कि पानी के पार्टिकल्स भी हैं और शुगर पार्टिकल्स भी हैं। जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस है और उसी स्पेस के अंदर जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं, उसी स्पेस के अंदर वो फिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लेवल होता है पानी का वो डाउन जाता है। रिपीट द एक्टिविटी 7.7 with some other soluble solids such as common salt or glucose and insoluble solid like sand and stone pieces। अब ये जो एक्टिविटी अभी हमने की है इसी को हमें क्या करना है, सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड जो चीज़ें होती हैं जैसे कि साल्ट हो गया और ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में, इनके साथ हमें दोहरानी है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल चीज़ें हैं। इनसोल्यूबल सॉलिड क्या होते हैं, जैसे कि सैंड हो गई और स्टोन हो गई। इनसोल्यूबल मतलब वो पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, वो जमा हो जाएंगे। सोल्यूबल्स मतलब जो घुल जाएंगे, जैसे कि नमक है और ग्लूकोज है। ठीक है, ओके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केसेस, आप प्रत्येक केस के अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे। डू दिस सैंड पार्टिकल्स डिजोल्व, क्या जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो डिजोल्व हो गए। डज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल चेंजेस आफ्टर मिक्सिंग्स एंड फ्राई, तो जो वॉल्यूम है पानी की वो मिक्सिंग के बाद चेंज होती है, अगर होती है तो क्यों होती है। ठीक है, क्वेश्चन है शुगर एंड सैंड आर बोथ सॉलिड, जो शुगर है चीनी और जो सैंड है मिट्टी वो दोनों ही सॉलिड है। वाई डज शुगर डिजोल्व इन वाटर बट सैंड डज नॉट, जो शुगर होती है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है लेकिन जो सैंड होती है मिट्टी जो होती है वो डिजोल्व नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, तो देखो सैंड इज सॉलिड दैट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो सैंड होती है वो क्या है, सॉलिड। सैंड इज ए सॉलिड, सैंड जो है वो सॉलिड है, डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। व्हेन एडिड टू वाटर द सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द कंटेनर, जब हम इनको पानी के अंदर डालते हैं तो जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, पानी के अंदर नीचे जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर स्पेस घेरते हैं, एक जगह घेर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का वो इंक्रीज हो जाता है। What do you think about the interparticle spacing in solid, जो interparticle space है, अंतरकणीय जो स्पेस है सॉलिड के अंदर, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। अब देखो डायग्राम के अंदर देखो, सॉलिड के अंदर सॉलिड का डायग्राम दिखा रखा है, लिक्विड का और गैसियस का। ठीक है, यू लर्न अर्लियर दैट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, आपने पहले ये चीज़ पढ़ी है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की पावर की सहायता से एक दूसरे से अटैच होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। सो दीज पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर्स एंड आर क्लोजली पैक्ड, और ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in the figure. ये क्लोज पैकिंग के बावजूद भी इनके जो कण होते हैं, इनकी जो जगह, इनके अटैचमेंट की जो जगह होती है उनके बीच में कुछ स्पेस छूट जाता है। जैसा कि ये जो डायग्राम है 7 पॉइंट वाला सॉलिड वाला, इसके अंदर डायग्राम में देखो अटैच क्लोजली पैक्ड है इंटरपार्टिकुलर फोर्स की सहायता से, फिर भी इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, यू माइट अज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज फिल्ड विद एयर, आप ऐसा मान सकते हो, अज्यूम कर सकते कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में हवा भरी होती है, बट दिस इज़ नॉट द केस, लेकिन सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता। दे कंटेन नथिंग एट ऑल। समराइज द पैकेजिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड द इंटर पार्टिकल स्पेस इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर, जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आगे देखो, ए स्टेप फर्दर, एक स्टेप और आगे जाने के बाद, ऑफन यू यूज़ द टर्म पार्टिकल्स डिफरेंस कंटेक्स्ट, हमने बहुत सारे जो टर्म है, बहुत सारी जो कंटेक्स्ट हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर हमने एक शब्द का यूज़ किया है जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल।
पार्टिकल का क्या मतलब होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों में हम पार्टिकल्स का कैसे यूज़ करते हैं। पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, पार्टिकल्स होते हैं कण, ठीक है। द मीन्स ऑफ दिस टर्म चेंज विद द कंटेक्स्ट, और इसके ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन द टर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जब हम एयर सस्पेंडेड एयर पोल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अगर हम पार्टिकल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि SPM का यूज़ करते हैं, ठीक है। The term refer to the teeny dust particles suspended in the air and not the constituent particles of matter which are extremely small as compared to the dust particles। क्या बोला कि जो टर्म हमने रेफर किए, जो छोटे टीनी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन पार्टिकल्स को हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर से रेफर करते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर के अंदर होते हैं उनके जैसे हम उसको यूज नहीं करते। जो ये क्या करती है, जो एयर डस्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं एज कंपेरिजन टू मैटर वाले पार्टिकल्स के, ठीक है। In fact, even these teeny dust particles are also made up of very large number of constituent particles। जबकि जो ये डस्ट के जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वेरी लार्ज नंबर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कौन कौन से आते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स उनसे बने हुए होते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो, आगे है, ओके, आगे है हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग अवस्थाओं में जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे मूव करते हैं। बेसिकली इनका फंडा क्या है, ये समझाने का कि भाई मान लो जैसे हमने कोई अगरबत्ती ली है, उसको हम जलाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे उसको जला के रखते हैं तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो पूरे घर में फैल जाएगी। तो इसने वही पूछा कि जो पार्टिकल्स हैं किसी भी चीज़ के, वो डिफर करते हैं अलग अलग अवस्थाओं में, और वो कैसे करते हैं। मान लो कोई हमारे पास से गुजर रहा है, उसने डियो या और कोई सेंट वगैरह यूज़ कर रखा है, ठीक है। जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ों की फ्रेगनेंस अलग होती है। तो अगर वो पास से गुजरेगा तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी लंबे टाइम तक, लेडीज़ों वालों की हार्ड होती है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यही बता रहा है कि अलग अलग स्टेट जो होती हैं अलग अलग वेरी करती हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। चलो, जो मोमेंट है पार्टिकल का वो तीनों स्टेट के अंदर अलग अलग कैसे करता है हम देखते हैं। एक्टिविटी करनी है, उसके लिए हमें टेक ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग वाटर्स एंड पुट ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू इट। सबसे पहले हमें एक ग्लास टम्बलर्स लेना है जिसके अंदर पानी डालना है और उसके अंदर कुछ दाने पोटेशियम परमैंगनेट के उसके अंदर डाल देने, ड्रॉप आउट कर देने, ठीक है, ड्रॉप इन करने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो देखो भाई पोटेशियम परमैंगनेट का जो जैसे ही हमने पानी के ग्लास के अंदर डाला तो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। इनिशियली यू विल सी सम स्ट्रिक ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द ग्रेन्स। जैसे ही शुरू में हमने उसके अंदर डाला तो आपने देखा कि उसका पिंक कलर फैलने लग रहा है, ठीक है। With the passage of time, the entire bulk of water will acquire in uniform pink color। कुछ टाइम के बाद आपने देखोगे कि जो पानी है उसका पूरा कलर ही पिंक हो गया, उसने पूरे कलर को ही पानी को ही पिंक कलर कर दिया। डू यू नो वाई दिस हैपन, क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ। दिस हैपन बिकॉज वाटर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। ऐसा इसलिए हुआ कि जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर, वाटर पार्टिकल्स थे, वो कॉन्स्टेंट मोशंस के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम इट ग्रेन्स एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। पहले तो वो क्या करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट को उसको पुल आउट करते हैं, उसको बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो क्या करते हैं उन पार्टिकल्स को
अपने आसपास की जो जगह हैं उसमें स्प्रेड आउट करना शुरू कर देते हैं, फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ मैनी सब्सटेंस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेड टुगेदर स्ट्रांगली दैट द वाटर पार्टिकल्स आर अनेबल टू पुल एंड दीज आउट। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं वाटर पार्टिकल से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उनको बाहर की साइड नहीं पुल आउट कर सकता। ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सच सब्सटेंस लाइक सैंड आर इनसोल्यूबल्स इन वाटर, जो मिट्टी होती है वो इनसोल्यूबल्स होती है पानी के अंदर। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है। ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप इसको करने की कोशिश करो। टेक 3 ग्लास टम्बलर्स, हमें 3 ग्लास लेने हैं। प्योर हॉट वाटर इन वन ऑफ देम, रूम टेम्परेचर्स इन द सेकेंड एंड आइस कोल्ड वाटर इन द थर्ड। 3 ग्लास ले लिए, उनके अंदर पानी डालना है। एक के अंदर हमें गर्म पानी, दूसरे के अंदर जो हमारे रूम टेम्परेचर का पानी है, यानी कि जो हमारे डेली यूज़ का जो पानी हम पीते हैं वो वाला। थर्ड के अंदर हमारा फ्रीज का पानी, कोल्ड आइस वाला। ठीक है। ड्रॉप ए स्मॉल ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ईच ऑफ देम, तीनों के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ दाने उसके अंदर तीनों के अंदर डालने हैं। वॉच केयरफुली एंड कंपेयर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तीनों को हमें बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक कंपैरिजन करना है और उनकी ऑब्जर्वेशन करनी है। वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इन हॉट वाटर कंपेयर्ड टू वाटर एट रूम टेम्परेचर्स एंड इवन स्लोअर इन आइस कोल्ड वाटर। अब जो वाटर पार्टिकल है, जिसके अंदर वाटर पार्टिकल्स मूव फास्टर इन हॉट वाटर, जो गर्म पानी है उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं एज कंपेरिजन टू रूम टेम्परेचर, और सबसे कम जो होता है वो होता है आइस कोल्ड वाटर के अंदर। ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है गर्म पानी में, फिर रूम टेम्परेचर पे, और फिर आइस कोल्ड वाटर के अंदर। एज ए रिजल्ट द पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड द फास्टर इन हॉट वाटर। इसका जो रिजल्ट है वो ये हुआ कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो सबसे जल्दी स्प्रेड किसके अंदर होगा, हॉट वाटर के अंदर, उससे, और जो लेस होगा हॉट वाटर के बाद होगा रूम टेम्परेचर पे, और सबसे कम जो होगा वो आइस कोल्ड वाटर के अंदर। हैंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड, तो जो वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम उसको हीट अप करते हैं। ठीक है। ट्राई टू डिपिक्ट बाय ड्राइंग डायग्राम, इसको हमें एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाना है। ठीक है। कैन वी डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या हम जो गैस पार्टिकल्स का मूवमेंट है उनको नग्न आँखों से देख सकते हैं स्प्रेडिंग करते टाइम? तो इसके अंदर देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट। चलो कुछ तो मिलेगा, ढूंढते हैं एक्टिविटी की सहायता से। लाइट एंड इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, हमें क्या करना है, एक अगरबत्ती को कमरे के एक रूम के कॉर्नर में जला देनी। वेट फॉर ए फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व, अब हमें क्या करना है कि कुछ मिनट हमें वेट करना है और ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस द फ्रेगनेंस फ्रॉम ए डिस्टेंस, आप एक डिस्टेंस के ऊपर क्या उसकी सुगंध को नोटिस कर पाते हो? तो देखो डायग्राम के अंदर, बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती हमने एक रूम के कॉर्नर में जला दी है, अब उसकी फ्रेगनेंस धीरे धीरे पूरे रूम में अपने आप फैल जाएगी। When an incense stick is burned in one corner of the room, जब हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसकी जो सबसे पहले वो क्या करेगी, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेगी, पूरे रूम में फैल जाती है। द फ्रेगनेंस इज फेल्ट ओनली अराउंड द इंसेंस स्टिक, शॉर्टली यू कैन स्मेल द फ्रेगनेंस थ्रूआउट द रूम, आप क्या करते हो, उसकी जो सुगंध स्मेल है, फ्रेगनेंस है, उसको रूम से बाहर भी सूंघ सकते हो, रूम के अंदर भी। दिस हैपन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द फ्रेगनेंस स्प्रेड फिलिंग द एंटायर रूम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे रूम के अंदर फैल चुके हैं, जिसकी वजह से फ्रेगनेंस की हमें सुगंध आती है। दिस शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स, वो
जो पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो मूविंग करते हैं कॉन्स्टेंटली। द एयर पार्टिकल्स हिट द पार्टिकल्स ऑफ फ्रेगनेंस एंड हेल्प देम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिट करते हैं पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से जो फ्रेगनेंस है और उस फ्रेगनेंस को रूम में फैलने में ये पूरी हेल्प करता है। ओ नाउ आई नो वाई एंड हाउ द फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम रीचेज। ओ इसी वजह से मैं समझा कि जो सेंट वगैरह होते हैं, जो परफ्यूम होते हैं, उनकी जो फ्रेगनेंस है वो कैसे पहुंच पाते हैं हम तक। कैन यू शेयर अ फ्यू अदर्स रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर यू हैव एक्सपीरियंस द मोमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। क्या आप अपने रियल लाइफ की सिचुएशन जो है वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गैस पार्टिकल्स कैसे मूवमेंट करते हैं। तो रियल लाइफ में यही होता है कि बेटा जैसे मम्मा खाना बना रही है किचन में, ठीक है, सपोज करो किसी के घर में आलू के पराठे बन रहे हैं, किसी के फेवरेट होंगे जैसे कि मेरे हैं, तो मम्मा जब खाना बना रही है और दूर तक सुगंध आती है आलू के पराठे की, तो हमें यहाँ बैठे ही पता चल जाता है कि मम्मी आज तो कुछ नया बन रहा है, आज तो आलू के पराठे बन रहे हैं। तो वो इसी वजह से आती है कि जो फ्रेगनेंस है उन पार्टिकल्स की, गैस पार्टिकल्स की, वो वहाँ से किचन से लेके और मेरे पास आ गई, मुझे पता चल गया। ठीक है। एवर हियर्ड ऑफ, आपने सुना होगा पार्टिकल्स। द पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर प्ले ए क्रूशियल रोल इन मैनी एवरीडे प्रोसेस। जो पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर है वो क्या है, ये पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर जो है वो अपना प्रत्येक दिन एवरी डे अपना एक अलग रोल प्ले करता है हमारी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉश क्लोथ स्टेन्ड विद ऑयल यूजिंग द सोप। मान लो जब हम खाना खाते हैं तो जो सब्जी होती है हमारी, उसका खाना खाते टाइम अगर सब्जी का कोई भी एक बाइट या नीचे गिर जाता है ना, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो एकदम से स्प्रेड आउट कर जाते हैं। छोटा सा गिरेगा लेकिन जो तेल है उसके अंदर वो क्या करेगा, वो उस दाग को बढ़ा देता है, स्प्रेड आउट कर देता है। फिर उसी स्टेन को हम धोने के लिए सोप का यूज़ करते हैं। तो सोप के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सोप पार्टिकल्स क्या करेंगे, तेल के चारों तरफ फैल जाएंगे। ठीक है। और उसको मतलब उसका जो तेल है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। यही एग्जाम्पल इसके अंदर शो कर रखा है, देखो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉश क्लॉथ स्टेन्ड विद ऑयल यूजिंग सोप। जब हम कपड़ों से जो तेल के स्टेन है, दाग हैं, उनको उतारते हैं, हटाते हैं, तो क्या होगा, न्यूमेरस सोप पार्टिकल्स सराउंडेड द ऑयल पार्टिकल्स ऑन द फैब्रिक। बहुत सारे जो सोप पार्टिकल्स हैं वो ऑयल पार्टिकल्स का जो फैब्रिक है उनके चारों तरफ फैल जाते हैं। वन एंडेड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैच्ड टू द ऑयल। एक जो हिस्सा होता है सोप पार्टिकल्स का वो ऑयल से अटैच्ड हो जाता है उसके, और दूसरा क्या करता है उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है पानी के साथ, दस हेल्पिंग लिफ्ट द ऑयल ऑफ एंड वॉश इट अवे। और ये क्या हेल्प करता है, ऑयल को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग, हमारी जो लर्निंग है उसके बेस पे फ्रॉम द चैप्टर वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हम बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसके अंदर क्या हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो स्ट्रेंथ होती है अट्रैक्टिव फोर्स की दो पार्टिकल्स के बीच में, वो डिपेंड करती है कि उनके बीच में कितनी दूरी है, विच इन टर्न डिपेंड ऑन देयर थर्मल एनर्जी। और वो उसकी जो हीट होती है, थर्मल एनर्जी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दस इट इज़ द थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और ये जो थर्मल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो क्या करती है, डिटरमाइन करती है उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था मैटर की। ठीक है। इन द सॉलिड स्टेट द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लो। जो सॉलिड स्टेट होती है उनके अंदर जो थर्मल एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो लो होती है। सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर and experience a strong interparticle attractive force. This restrict their motion to only small vibration. At the melting point, the thermal energy is used to overcome the attractive force between particles, allowing the solid to change into liquid. जो melting point होता है
थर्मल एनर्जी का, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स जो थे उनको लिक्विड के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। एक पॉइंट पढ़ा था जहाँ पे हमने क्या किया था कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनको लिक्विड के अंदर कैसे चेंज किया जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, और जो लिक्विड से गैस के अंदर चेंज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे हमने इनसे ये पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है। द इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज स्लाइटली रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स टू ए लेवल दैट अलाउ द पार्टिकल्स टू मूव अराउंड तो स्टिल विद इन ए लिमिटेड स्पेस। जो इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और वो उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देती है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो एक लेवल के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव करना अलाउ कर देती है। दो स्टिल्स विद इन ए लिमिटेड स्पेस in the gaseous state the particles have enough energy to overcome the forces of attractions between them and move freely in all direction। तो ये बेटा ये जो ये चीज़ें बता रही है हमने पहले कर ली है कि इसने यही बताया इस पैराग्राफ के अंदर कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर अगर हम उसको हीट करते हैं, हीट अप करने के बाद उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, थोड़ा अपना उनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जाएगा और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं एज कंपेरिजन सॉलिड, ठीक है। तो ये चीज़ होगी लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर उसके पार्टिकल्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसका लेवल और कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हो जाता है गैसियस स्टेट के अंदर, और गैसियस स्टेट के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल्स हो जाती है और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूवमेंट करते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर। ये चीज़ इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। देखो अब क्या है, पार्टिकल्स नेचर ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, थ्री स्टेट इसके अंदर दे रखी है। अभी जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसी का ये सार समझ लो, या फिर जो थ्री स्टेट है हमारी मैटर की वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सबसे कम जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा होगा लिक्विड के अंदर, और सबसे ज़्यादा होता है वो गैस के अंदर होता है। स्पेस यानी कि जो उसके कण होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो सबसे ज़्यादा गैस में होती है, ठीक है। सेकंड क्या है, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लिटिल लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेरिजन सॉलिड, और गैस के अंदर फ्रीली पार्टिकल्स फ्रीली मूवमेंट करते हैं। थर्ड है डिफरेंस है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस इज मैक्सिमम। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा कम होता है, और गैस के अंदर मिनिमम यानी कि नेग्लिजिबल्स होती है, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास डिफरेंस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नेग्लिजिबल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सॉलिड के अंदर सबसे कम होता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स की सहायता से। लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा कम होता है, और मतलब गैस के अंदर तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल दी अवेलेबल स्पेस पूरा सब जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था कुछ इस तरह से, और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। स्नैपशॉट में जो चैप्टर का रिव्यू मतलब पूरा जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर बेसिक क्या क्या डेफिनेशन थी एक दो वही है, जैसे कि मैटर जो होता है कंपोज्ड होता है एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से, पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं सॉलिड के अंदर, लिटिल वीकर होते हैं लिक्विड के अंदर, और सबसे कम होती है गैस के अंदर, ठीक है। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होती है ड्यू टू उसकी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से। लिक्विड के पास थोड़ा कम होता है, उसके अंदर वीकर फोर्स कम होती है। मतलब इसका जो डिफरेंस अभी हमने किए हैं वही सारा दे रखा है, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट, कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। बाय बाय, टेक केयर।